आज हम लोग सीखने वाले हैं एक और नया टॉपिक, जहां पर हम लोग बात करेंगे किसी भी मैग्नेट को प्लेस कर देंगे कहां पर, मैग्नेटिक फील्ड में। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड में? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। बच्चों आपको अच्छे से पता है कि मैग्नेट के पास दो पोल्स होते हैं, तो इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं? डायपोल भी बोल सकते हैं। इनका पोल स्ट्रेंथ होता है कितना? दैट इज जिसको हम लोग लिखा करते थे QM से, ठीक है। फिर वहां पर हम लोगों ने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी निकाला था, जिसको हम लोग बोलते थे M, यानी NIA, या फिर बोलते हैं दैट इज पोल स्ट्रेंथ यानी QM × 2L। ठीक, मैं सारी बातें फटाफट बोर्ड पर लिखता हूं। और इस लेसन में हम लोग निकालने वाले हैं टॉर्क। क्या निकालेंगे? टॉर्क। टॉर्क कौन सा? जो किसी भी मैग्नेट या बार मैग्नेट को क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट करेगा। डिफ्लेक्ट कैसे करेगा? क्योंकि किसी भी मैग्नेटिक डायपोल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उस पर आएगा दैट इज फोर्स, और वो फोर्स क्या करेगा? दोनों एंड्स पर आएगा, और दोनों एंड्स पर आएगा तो क्या करेगा? वो घूमेगा, ठीक है ना। हाँ, ऑल्दो द समेशन ऑफ यानी नेट फोर्स ऑन दैट डायपोल इज इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हैं तो फोर्स तो 0 होगा, लेकिन क्या आएगा? टॉर्क आएगा। उस टॉर्क को कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक। उस टॉर्क को कैलकुलेट करने के बाद बच्चों एक चीज मैं आपको और बताऊंगा। आप लोगों ने रोटेशनल मोशन पढ़ा है ना। अब क्या कर रहा है, कोई भी डायपोल अगर रोटेट करेगा तो रोटेशन वहां पर क्या कर रहा है? रोटेशन मोशन। तो रोटेशन मोशन में आप लोगों ने एक और चीज पढ़ा था कि वो रिस्टोर करता है, और वहां पर रोटेशनल का हम लोगों ने लॉ भी पढ़ा था। क्या? दैट इज एवरी एक्सटर्नल टॉर्क, यानी किसी भी टॉर्क का क्या हो सकता है? देयर इज इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क, ठीक है ना। जैसे हम लोग पढ़ते हैं दैट इज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उसी तरीके से हम लोग पढ़ते हैं अगर किसी भी बॉडी पर टॉर्क लग रहा है तो उस पर आने वाला है अपोजिट टॉर्क, ठीक है। पक्का? कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। और उसका डायरेक्शन कैसा रहेगा? एक दूसरे का जस्ट अपोजिट। तो सबसे पहले मैं बनाने वाला हूं एक मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? पैरेलल लाइन से। तो मैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बना देता हूं। ये मैंने ड्रॉ कर दिया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। मैंने बना दिया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कुछ ऐसी हैं, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चलती किधर से किधर है? नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ये अगर इधर पोल कोई होगा तो नॉर्थ पोल होगा, और इधर कोई पोल होगा तो कौन सा होगा? साउथ पोल होगा, ठीक। फिर यहीं पर इनके बीच में मुझे बनाना है एक बार मैग्नेट, कुछ ऐसा। तो मैंने यहां पर बना दिया है एक बार मैग्नेट, जो कि कुछ ऐसा है, ठीक है। ये कोई क्या है? बार मैग्नेट है, जिसका ये वाला पोल मैं ले लेता हूं। ये वाला पोल है नॉर्थ पोल और ये वाला पोल है साउथ पोल। ये मैंने बना दिया नॉर्थ पोल और ये बना दिया है साउथ पोल, ठीक है। चलो अब बच्चों होगा क्या? जैसे इनको रखा जाएगा, और मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि फील्ड से मैंने कुछ एंगल पर रखा है इनको। कितने एंगल पर रखा है? थीटा एंगल पर रखा है। ये जो बार मैग्नेट है इसका लेंथ मैंने ले लिया है कितना? 2L। बार मैग्नेट का लेंथ कितना ले लिया है? 2L ले लिया है। इनका पोल स्ट्रेंथ कितना होता है वो हम लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं, वो होता है QM। इधर भी क्या होगा? QM होगा। अब होगा क्या? जैसे इनको फील्ड में रखा जाएगा तो इनका ये वाला पोल, ये कौन सा पोल है? साउथ पोल। तो ये क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा, कुछ इधर की तरफ, और ये वाला इनको क्या करेगा? इधर की तरफ रिपेल ही करने वाला है। तो अल्टीमेटली ये किधर की तरफ जाएगा? कुछ इधर की तरफ। और नॉर्थ वाला क्या करेगा? साउथ वाले को अपनी तरफ खींचेगा। तो अगर खींच रहा है तो मैं उसको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं कि इधर वो खींच रहा है। यानी अगर मैं इसके ऊपर फोर्स की बात करूं तो इसको अगर मैं बोल देता हूं इसका नाम है F1, और इधर की तरफ इसका नाम रख देता हूं F2, ठीक। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हम बता सकते हैं, कितना बता सकते हैं? दैट इज इसको बता सकते हैं पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड। क्या बता सकते हैं? पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने लिया है वो मैग्नेटिक फील्ड का नाम भी रख देता हूं, दैट इज B इन वेक्टर सेंस, और मैग्नीट्यूड के सेंस में लिखेंगे
बी, डायरेक्शन मैंने डिफाइन कर दी है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहां पर भी इसके ऊपर भी कितना फोर्स आएगा, वो आएगा क्यू एम इंटू कितना, बी। बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर फोर्स को डिफाइन किया है क्यू एम इंटू बी से, यहां पर भी डिफाइन किया है क्यू एम इंटू बी से। एक चीज मैं आपको रिकॉल कराता हूं फटाफट। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं कंपैरिजन कर रहा हूं थोड़ा सा बस, कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लिखते थे दैट इज फोर्स अपॉन दैट इज चार्ज, और फोर्स अपॉन चार्ज को मैं लिखते थे दैट इज फोर्स अपॉन क्यू नॉट, ऐसे कर दे, फोर्स अपॉन चार्ज। इसी तरीके से अगर मुझे फील्ड लिखना हो तो फील्ड को हम लोग लिख सकते हैं फोर्स अपॉन दैट इज पोल स्ट्रेंथ। ठीक, थोड़ी सी जानकारी को आपको बढ़ा देते हैं। फोर्स अपॉन चार्ज लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स अपॉन पोल स्ट्रेंथ लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलो तो उसी बेसिस पर मैंने लिख दिया है। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दैट इज क्यू एम इंटू बी, यहां पर क्या आ जाएगा, दैट इज क्यू एम इंटू बी। दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, ये वाला इधर की तरफ और ये वाला इधर की तरफ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नेट फोर्स कितना होगा बच्चों, तो आप बोल सकते हैं नेट फोर्स ऑन डाइपोल, ऑन डाइपोल वो क्या होगा, वो होगा 0। डाइपोल पर तो कोई फोर्स है ही नहीं ना, जितना इधर से लग रहा है उतना ही जस्ट अपोजिट, लेकिन टॉर्क तो मिलेगा। ठीक है, तो टॉर्क के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली फॉर्मूला करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूले को कुछ कैसे लिखेंगे देखिए जरा। टॉर्क के लिए हम लोग लिखते हैं टॉर्क इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस from axis of rotation, एक्सिस ऑफ रोटेशन, या फिर हम लोग लिखते हैं दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ कपल ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दम। ठीक है, तो दोनों तरीका आप यूज कर सकते हैं। जैसे यहां से करेंगे तो हाफ सेक्शन के लिए निकालेंगे, यहां से निकालेंगे ये आपका हाफ सेक्शन के लिए निकालेंगे दैट इज एल, यहां से निकालेंगे एल के लिए। ऑल्दो आप एक काम कर सकते हैं, डायरेक्टली लिखेंगे दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ कपल ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इनके और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी ये वाली डिस्टेंस हमको चाहिए, और वो डिस्टेंस हमको कैसा मिलेगा, ये एंगल है इनका थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो इनका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दैट इज ये 2l है तो ये हो जाएगा 2l साइन थीटा। ठीक है, बस फटाफट सेट कर देते हैं। तो मैं लिखूंगा टॉर्क टाउ बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ कपल ऑफ फोर्स, तो उसका लिखूंगा कितना, क्यू एम इंटू कितना, बी इंटू कितना करने वाला हूं, दैट इज 2l साइन थीटा। ठीक, ये हो गई आपके पास टॉर्क। बच्चों एक छोटी सी कहानी और, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, वो लिखते हैं दैट इज पोल स्ट्रेंथ इंटू 2l। ठीक है, उसी को उठाकर यहां पर सेट कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा दैट इज टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा, दैट इज टॉर्क टाउ इक्वल टू एम क्रॉस बी। ठीक, छोटा सा डेरिवेशन था, आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी डाइपोल या फिर मैग्नेट को, अगर बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसके ऊपर टॉर्क आएगा दैट इज एम क्रॉस पी, जो कि कौन सा टॉर्क है, रोटेटिंग टॉर्क या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ठीक है, दैट टॉर्क इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो मैं इस टॉर्क को लिख रहा हूं कहां पर, थोड़ा सा यहां पर लिख रहा हूं, इनको हटाकर, क्योंकि मैं इनको हटाऊंगा और यहां पर कुछ और चीजें बताने वाला हूं आपको। तो मैं टॉर्क को हटा रहा हूं, टॉर्क को कहां पर लिख रहा हूं, यहां पर। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तो आ गया, तो कुछ रीस्टोरिंग टॉर्क भी होता है क्या कुछ, हाँ बिल्कुल होगा। तो मैं लिखता हूं, इनको हटाने के बाद लिखने वाला हूं टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा, जहां पर एम क्या है, डाइपोल मोमेंट, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन व्हाट, डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, डाइपोल मोमेंट उसका डायरेक्शन किधर रहेगा, साउथ से किधर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, याद रखेंगे। ठीक, तो अगर ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है तो रीस्टोरिंग टॉर्क भी तो होगा।
और हम लोगों ने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा था, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर कहीं पर टॉर्क है तो वहां पर क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क होना चाहिए। तो उसको निकालते हैं, कैसे मिलेगा, डिफ्लेक्ट हुआ है तो रीस्टोरिंग टॉर्क आएगा, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों टाउ इक्वल टू आई एल्फा से। किससे लिखेंगे, आई एल्फा, जहां पर आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, करेक्ट, और अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक बच्चों, अल्फा को अगर मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के सेंस में लिखूं तो लिखते कैसे हैं, दैट इज डबल डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर मैं टॉर्क रीस्टोरिंग लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, आई डी टू थीटा अपॉन डी टी टू, जहाँ पर थीटा को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, लाइक दैट। ठीक, ये कौन सा टॉर्क है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, दिस टॉर्क इज रीस्टोरिंग टॉर्क, बोथ आर इक्वेटेड बट द साइन ऑफ दिस और दिस इज अपोजिट। ये वाले टॉर्क के लिए इसका साइन कैसा रहेगा, अपोजिट रहेगा, तो दोनों को इक्वेट कर दिया जाए एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, तो रोटेशन में थर्ड लॉ क्या पढ़ते हैं, जब भी कोई टॉर्क आएगा तो रीस्टोरिंग टॉर्क जरूर से आएगा। तो मैं इनको हटा रहा हूं जल्दी जल्दी से अभी। देखिए बच्चों, दोनों को इक्वेट कर दिया जाए तो मेरे पास आ जाएगा टाउ विल बी, दैट इज, टाउ को रहने देते हैं, मैं लिखता हूं डायरेक्टली, दैट इज आई डी टू थीटा अपॉन डी टी टू इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा। क्या करेंगे बच्चों, इनको इस साइड लेकर आएंगे तो लिखेंगे आई डी टू थीटा अपॉन डी टी टू माइनस का हो जाएगा प्लस एम बी साइन थीटा विल बी 0। बच्चों ये साइन थीटा ना क्या होता है, ये दैट इज थीटा के बराबर। कहाँ से लिखेंगे ऐसा, इसको लिखने वाले कहाँ से, क्योंकि जब भी वैल्यू बहुत छोटी रहती है तो हम लोग लिखते हैं टैन थीटा इक्वल टू थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इनको थीटा बना देंगे और इनसे डिवाइड भी कर देंगे, आई से दोनों साइड डिवाइड भी कर देंगे, दोनों में डिवाइड भी कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा डी टू थीटा अपॉन डी टी टू प्लस एम बी अपॉन आई इंटू थीटा इक्वल टू 0। बच्चों इसको कंपैरिजन कर लेंगे किसके साथ, एस एच एम के इक्वेशन के साथ, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। दैट इक्वेशन इज डी टू एक्स अपॉन डी टी टू प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से आपके पास आ जाएगा दिस एम बी अपॉन आई इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, दोनों में कंपैरिजन इस्टेब्लिश करेंगे, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम बी अपॉन आई, देन ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एम बी अपॉन आई। बच्चों टाइम पीरियड निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो आपके पास आ जाएगा दैट इज 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आई अपॉन एम बी। बच्चों अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने का दूसरा फॉर्मूला पूछा जाता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो अगर मैं दोनों साइड टी इसका स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 4 पाई का स्क्वायर आई अपॉन एम इंटू बी, तो बी को इधर लेकर चले आएंगे तो हो जाएगा बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन एम इंटू टी का स्क्वायर। ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का नया फॉर्मूला। ठीक है, तो बच्चों मैं एक बार रिकॉल कराता हूँ जल्दी जल्दी से। आपके पास मिल चुका था दैट इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ये मैंने लिखा है दैट इज व्हाट, दैट इज रीस्टोरिंग टॉर्क, जिनको मैंने लिखा है किसके सेंस में, एंगुलर एक्सेलरेशन को लिखा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के सेंस में। फिर इनको मैंने क्या किया है, इन दोनों को इक्वेट कर दिया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर कहीं पर टॉर्क आएगा तो रीस्टोरिंग टॉर्क जरूर आएगा। जहां पर हम लोग ये सीखते थे दैट इज एवरी एक्शन एज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सेम सेंस। फिर करेंगे क्या,
इनको अपोजिट साइन करके इक्वेट कर देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, फिर कंपेयर करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन के साथ। ठीक है, कंपेयर करने के बाद मुझे मिल जाएगा टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड मिलने के बाद मुझे मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का नया फॉर्मूला। ठीक है, चलिए बच्चों, अब यहां से एक टॉपिक और हम लोग फटाफट कंप्लीट करते हैं कि कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया जाए जल्दी जल्दी से। देखो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा। ठीक है, टाउ का वैल्यू यानी आप टॉर्क का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज होता है एम बी साइन थीटा। इसी को यहाँ पर सेट कर देंगे तो आ जाएगा यू बी यानी पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन दैट इज एम बी साइन थीटा डी थीटा। करेक्ट, एम बी आर कॉन्स्टेंट, तो इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा का, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है दैट इज हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिमिट सेट कर दूं कि इनिशियली मैंने कुछ रखा किसी भी बार मैग्नेट को और डिफ्लेक्ट होकर दूसरी जगह पर पहुंच गया, ठीक, तो मैं यहाँ पर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन रखने वाला हूँ θ1 टू θ2, तो मेरे पास आ जाएगा दैट इज यू बी इक्वल टू एम बी कॉन्स्टेंट है, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, लिमिट सेट कर देते हैं θ1 टू θ2। करेक्ट, के पास आ चुका था दैट इज यू बी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम बी माइनस कॉस थीटा θ1 टू θ2, लिमिट सेट कर देते हैं बच्चों, तो आपके पास आ जाएगा यू बी इक्वल टू एम बी, यहाँ पर आ जाएगा माइनस कॉस θ2, फिर से आएगा माइनस तो हो जाएगा प्लस कॉस θ1। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी कितना यू बी इक्वल टू लिखेंगे एम बी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। अब बच्चों ध्यान देंगे, आमतौर पर हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं ये वाले इक्वेशन से लेकर जिसमें हम लोग लिखते हैं यू बी इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। अब कुछ कंडीशंस लिखते हैं, कंडीशन क्या क्या होंगी जरा देखो। अगर मैं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री कर दूं तो तीन कंडीशंस पढ़ते हैं, कंडीशंस मैं यहीं पर लिखता हूं। फर्स्ट कंडीशन इज 90 डिग्री एंड सेकेंड कंडीशन इज 0 डिग्री एंड द थर्ड वन इज 180 डिग्री। ठीक है, तीनों वैल्यूज रख कर सेट कर देंगे बस। ठीक है, तो अल्टीमेटली बच्चों देखो ना, लॉजिकली था क्या, हम लोगों ने सबसे पहले टॉर्क निकाला, फिर हम लोगों ने ये पता किया कि कितना टॉर्क रिस्टोर हो रहा था, फिर दोनों को इक्वेट किया एसएचएम के इक्वेशन से, यानी जैसे ही रखेंगे तो ये क्या करेगा डिफ्लेक्ट होगा, फिर से मीन पोजीशन में आने की कोशिश करेगा, यानी अगर ऐसा कर रहा है तो वो एसएचएम करेगा। तो अब आपको अच्छे से पता है कि अगर वो ऐसा कर रहा है तो बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन इट हैव एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी दैट इज कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा। तो कैलकुलेट कर लिया, तो वहां से मुझे मिला क्या, वहां से मुझे मिला दैट इज माइनस एम बी साइन थीटा, एम बी कॉस थीटा, माइनस एम बी कॉस थीटा। अब करेंगे क्या, वैल्यूज रख के देखेंगे। अगर मैं ऐसा करूं कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री सेट कर दूं तो मेरे पास एनर्जी कुछ रहेगी बच्चों। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख दूं तो इनके पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। अगर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी तो ये किस कंडीशन पर रहेंगे, ये कैसे रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, किसी से बोलेंगे नहीं। ठीक, यानी इनके पास कोई एनर्जी नहीं है। ठीक, दूसरी कंडीशन, अगर ये 0 डिग्री हो जाता है तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा दैट इज माइनस एम बी, यानी ये है कैसी, मिनिमम एनर्जी। और अगर मिनिमम एनर्जी होगी तो ये कैसे रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। ठीक है, और अगर मैं इनको कर देता हूं 180 डिग्री पर तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस एम बी, यानी कैसी एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी। और मैक्सिमम एनर्जी अगर किसी के पास है तो क्या वो स्टेबल रहेगा, बिल्कुल नहीं, दैट इज अनस्टेबल। ठीक है, तो बच्चों मैंने ये छोटा सा एनर्जी कॉन्सेप्ट अभी आपको समझाया। कौन सी एनर्जी है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, मैं लेसन को फटाफट रिवाइज कराता हूं जल्दी से। ठीक, तो सबसे पहले हम लोगों ने किसी भी बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जिसके एक
पोल और दूसरे पोल पर फोर्स लग रहे थे, इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से दोनों फोर्स एक दूसरे से कट गए। बचा क्या? बचेगा दोनों के फोर्स लग रहे हैं इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, दैट जनरेट्स टॉर्क एंड दैट टॉर्क इज कैलकुलेटेड बाई टॉर्क टाउ इक्वल टू mb sin थीटा। उस mb sin थीटा को जब हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो भाई ऑब्वियस से बात है, अगर किसी पर एक्शन लगेगा तो रिएक्शन जरूर से आएगा, यानी रीस्टोर टॉर्क निकालेंगे जिसको लिखते हैं टाउ इक्वल टू आई अल्फा से, जिसको मैंने एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन के सेंस में लिखा था, दैट इज आई इंटू अल्फा। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में लिखेंगे तो लिखेंगे आई डी टू थीटा अपॉन डी टी टू। करेक्ट। दोनों को इक्वेट करेंगे एक दूसरे के साथ और ऐड करने के बाद कंपेयर कर देंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन से। कंपेयर करने से मिलेगा क्या? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू मिलता है दैट इज एम बी अपॉन आई। ठीक, और वहां से हम लोग निकालेंगे टाइम पीरियड टी इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आई अपॉन एम इंटू बी, जहाँ से बी का वैल्यू निकाल लिया जाएगा और वो बी का मैग्नेटिक फील्ड जो आपके पास निकाला जाएगा वो ऐसा बोल सकते हैं दैट इज नेक्स्ट फॉर्मूला रहेगा। फिर हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट किया और पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन ये रहा। ठीक, जिनमें 3 कंडीशन मिलेगी। व्हेन 90 डिग्री रखेंगे तो दिस एनर्जी विल बी 0 डिग्री रखेंगे तो एनर्जी इज मिनिमम एंड 180 रखेंगे तो मैक्सिमम एनर्जी। जब 0 रहेगी तो न्यूट्रल रहेगा, मिनिमम रहेगी तो बोलेगा भाई ठीक है स्टेबल है, और अगर ज़्यादा एनर्जी हुई तो क्या रहेगा? अनस्टेबल। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। थैंक यू बच्चों।